हेलो टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स। क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन, क्या आप लोग भी अपने पेरेंट्स की कुछ टोका टाकी, कुछ रोक टोक से परेशान हो? क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ज्यादा ही अनोइंग हैं कि यार ये बार बार ऐसी बातें क्यों करते हो, मुझे भी पता है कि मेरे को क्या करना है, मुझे पढ़ने के लिए बार बार मत बोलो, मुझे ऐसा मत कहो, मुझे वैसे मत बोलो। होता है ना ऐसा? आप लोगों के साथ हमेशा ही होता होगा, बिकॉज आप लोग जिस एज में है वो कहलाती है टीन एज, 13 से लेकर 19 तक की, और आप तो मिड में फंसे पड़े हो, बीच में। भाई 13 साल से ऊपर हो गए लेकिन 19 साल से नीचे हो, तो आप कहां पर हो? बीच में। और आपके साथ इस तरीके की सिचुएशंस होना बहुत ही लाजमी है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि सिर्फ आपके पेरेंट्स ही आपके साथ ऐसा करते हैं। और ये तो पूरे ही हमारे जितना भी वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं इस संसार में जो टीन एज में है, उन सब लोगों के साथ ये समस्या आती है। क्या कि पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं, अरे क्या यार तू छोटा बच्चा है, तू इस छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है, ठीक है। और अगर आप बड़ों के साथ बैठते हो तब आपको क्या कहा जाता है, अरे तू इतना बड़ा हो गया कि भाई तू बड़ों के बीच में बैठ के उनकी बातें सुन रहे हो। तो आपके साथ में एक प्रॉब्लम आती है टीनेज की, वो है टीनेज आइडेंटिटी। हम कौन हैं? हम हैं कौन? हम छोटे बच्चे हैं या हम बड़े हो चुके हैं? ये चीजें हमारे सामने हमेशा रहती है। ये क्राइसिस है, एक टीनेज का क्राइसिस, ठीक है। तो हमेशा आप किसके बारे में सोचते हो इस टीनेज में? अपने बारे में। क्या? ऑल अबाउट मी, कि मेरे बारे में बात की जाए, है ना, लेकिन मुझे डांटा ना जाए, ठीक। और मैं किसके बारे में सोच रहा हूं? मैं भी अपने बारे में सोच रहा हूं। क्यों? एज अ टीनेजर मैं अपने बारे में ही सोचता हूं। क्यों? क्योंकि ये एज है, ये एक ऐसी एज है जहां से आपके करियर का बिल्डअप होना है, जहां से आपके करियर की स्टार्टिंग होनी है, जहां आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलकर एक नई एज ग्रुप में जाना है ना। लेकिन आप हमेशा परेशान रहते हो कि भाई अभी भी हमारे पेरेंट्स हमारे को डांटते रहते हैं और वो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको जरा जरा सी बात पर टोकते रहते हैं। तो क्लास 10 इंग्लिश में एक हमारी पोएट्री है अमेंडा। क्या नाम है? अमेंडा। और ये पोएट्री एक टीनेज गर्ल के नाम पर है, उसका नाम है अमेंडा। और वो पूरी की पूरी जो पोएट्री है वो एक कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रही है पेरेंट्स के साथ उसकी टीनेज गर्ल का, ठीक है। तो ये पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना जरूर, हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो यहां पर एक टीनेज गर्ल की पिक्चर है और वो क्या कह रही है कि ये ऑल अबाउट मी। तो ये गर्ल की नहीं है, ये हम किसी जेंडर बेस्ड नहीं है, ये मेल और फीमेल, मतलब बॉय और गर्ल दोनों के बारे में ही ये पोएट्री सेम टू सेम चीजों को डिस्क्राइब करती है। बट इस पोएट्री का जो टाइटल है वो क्या है? अमेंडा। इसलिए इसने एक टीनेज गर्ल को फोकस में रखकर इस पोएट्री को लिखा है, ठीक है। अब ये पोएट्री क्या बताती है, इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ अमेंडा इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स कंट्रोल ओवर देयर चाइल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको ये पॉइंट, ये वाली लाइन समझ आ गई तो समझो आपने 50% पोएट्री इसी लाइन में समझ ली, ठीक है। क्या है कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या हो गया? मैंने अभी आपको बताया ना कि एक लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा क्या? मार पिटाई नहीं। पेरेंट्स ने आपको डांटा, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी, आपने रिप्लाई कर दिया, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा टोक रहे हैं, वो चीजें आपको समझ नहीं आ रही। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ टीनेजर चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स, ठीक है। इसके बाद एंड द चाइल्ड अर्निंग टू बी फ्री फ्रॉम इट। अब यहां पर अर्निंग मतलब कि आप भी एज अ टीनेज चाइल्ड आप क्या चाहते हैं कि आप भी अपने पेरेंट्स की वो जो नोक झोंक है उससे थोड़ा सा दूर रहें। आप चाहते हैं भाई मैं आजाद जीना चाहता हूं, मुझे ऐसी बंदिशों में नहीं रहना, बार बार जो मेरे को टोकते जाएं। द पेरेंट्स वांट टू मोल्ड देयर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अब क्या है कि मोल्ड मतलब बदलना,
पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अपने बच्चे को सोसाइटी के हिसाब से बदला जाए। अरे ये कैसे पॉसिबल है भाई, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है। आप भी यही सोचते हैं ना भाई, मेरी तो अपनी आइडेंटिटी है, मैं अपने अनुसार चीजों को चलाना चाहता हूं, मैं अपने अनुसार चीजों को सोचना चाहता हूं, मैं समाज के नियम से नहीं चलना चाहता। लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को सोसाइटी के नियम के अकॉर्डिंगली ही चलाएं, while the child want to retain his or her individuality and imagination and wants to be free from parental control in order to do so। अब यहां पर बच्चा क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं कि भाई मुझे ये समाज की बंदिशों में नहीं रहना, मुझे फ्री होकर काम करना है, मैं आजाद पंछी की तरह काम करना चाहता हूं, मुझे रोको टोको नहीं, मैं अपना खुद का मालिक हूं। तो मैंने पहले क्या बोला था कि यहां पर जब हम टीन एज में होते हैं, टीन एज में वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या रहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, कि एक ऐसी दिक्कत, उलझन जो हमारे को यह नहीं बता पा रही कि भाई मैं कौन हूं, व्हाट अबाउट मी, हु एम आई। तो ये एक क्वेश्चन जो है यहां पे रहता है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको एक पैराग्राफ भी लिखने के लिए आ सकता है कि आपका टीनेजर्स के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, अब मैसेज क्या है, वो तो थीम था, अब मैसेज क्या है, gives the message that parents should not control their children's behavior to such an extent that they feel suffocated। कि भाई आपके पेरेंट्स को इस तरीके से आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि आप सफोकेटेड घुट रहे हैं, अरे भाई मेरे को छोड़ो, आजाद करो, कितनी चीजें मेरे ऊपर डालोगे, ये भी कर, वो भी कर, ऐसे भी कर, वैसे भी। इवन आई एम एन इंडिविजुअल, सो मेरी भी कोई लाइफ है, मेरे को भी कुछ सोचना है, मेरे पास भी कोई थिंकिंग आइडियोलॉजीज है, उसको आप समझो। तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। टू मच रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब होता है रोकना, वुड मेक देम फ्रस्ट्रेटेड एंड डेफिएंट। अब अगर हम किसी बच्चे को बहुत ज्यादा रोक टोक करेंगे ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हो सकता है कि वो डेफिएंट हो जाए, मतलब वो सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाए, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाए। तो रोको एक हद तक, ठीक है। पेरेंट्स शुड अलाउ देयर चिल्ड्रन इनफ लिबर्टी टू हेल्प देम डेवलप देयर ओन इंडिविजुअलिटी। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि भाई अपने बच्चों को इस तरीके से थोड़ी सी तो आजादी दो कि वो किसी तरीके से अपने आइडियाज को क्रिएट कर सके, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और अपनी इंडिविजुअलिटी को क्रिएट कर सके। ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी नर्चर्ड विद लव, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये तुम लोग अपने लिए यूज कर सकते हो कि बच्चों को कैसे बढ़ाना है। नर्चर मतलब उनकी परवरिश कैसे करनी है, लव, अंडरस्टैंडिंग और केयर के साथ उनको समझाओ, उनके साथ प्यार से रहो और केयर करो बच्चों की। ठीक है, तो बच्चों की परवरिश इस तरीके से होनी चाहिए। तो भाई अपने पेरेंट्स को ये वाला स्लाइड जरूर दिखाना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और समझाओ, और मेरी भी वीडियो दिखाना। ठीक है, कि देखो इस तरीके से हमारे को हमारी टेक्स्ट बुक में, कहीं बाहर से नहीं है, ये हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री है अमेंडा, जिसका है ये मैसेज, और आपको इसी तरीके से ही आगे बढ़ते रहना है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, जहां पर दो कैरेक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहला कैरेक्टर किसका है, मदर का, और मदर की पर्सनालिटी कैसी है, भाई कैसा कैरेक्टर है, मतलब क्या उसके अंदर दर्शाया गया उसके पेरेंट के बारे में। अथॉरिटेटिव, तो अथॉरिटेटिव मतलब वो अथॉरिटेरियन है, अपनी अथॉरिटी दर्शा रही है किसके ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। ऑफन फोकसिंग ऑन डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके ऊपर है, भाई डिसिप्लिन में रहो और अपना रिस्पॉन्सिबल बनो। तो यार टीनेज बच्चे जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये तो बात मैं मानता हूँ। क्या करते हैं, अरे हो जाएगा ना, अरे ये हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, बट बिकॉज वी अंडरस्टैंड देयर नेचर कि हाँ ये एज ऐसा है, हम लोग भी वहां से निकले, लेकिन अब माहौल चेंज है। कंसर्न फॉर अमेंडाज वेलबींग, हम पेरेंट्स हमेशा क्या रहते हैं, कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो जैसे ये मदर है अपनी बेटी अमेंडा के प्रति कंसर्न है, बट लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर डॉटर्स इमोशनल नीड्स, लेकिन वो अपनी बेटी की इमोशनल नीड्स को नहीं समझ रही हैं। पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं उनके बच्चों की अच्छी और बुरी चीजों के लिए, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि भाई उनकी जरूरतें क्या हैं। स्ट्राइव्स टू मोल्ड अमेंडा इनटू अ वेल बिहेव्ड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, और वो क्या चाह रही हैं, ये मदर क्या चाह रही हैं कि अमेंडा एक
अच्छी लड़की और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आगे बढ़े, ठीक है। जबकि अमेंडा कैसी है, ठीक है। अभी तक तो हमने भैया पेरेंट्स के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन अब हम बच्चे के बारे में पढ़ते हैं कि अमेंडा कैसी है। ड्रीमी एंड इमेजिनेटिव, ये एक दूसरा करेक्टर है, ये सिमिलर करेक्टर है भैया। आप जितने भी टीनेज बच्चे हो सबके साथ ये होता है, दे आर ड्रीमी एंड इमेजिनेटिव, वो इमेजिनेशन में ज्यादा रहते हैं। ऑफन लॉस्ट इन आवर ओन वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, अपनी ही दुनिया में खोए हुए रह रहे हैं। सेंसिटिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब ज्यादा बात नहीं करती, हम कहते हैं ना एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, तो वो इंट्रोवर्ट है, अपनी चीजों को अपने अंदर रखना। तो यहाँ पे अमेंडा की तीन चीजें को देखो, पहला ड्रीमी, दूसरा इमेजिनेटिव एंड लॉस्ट हर इन और ओन फैंटेसी तीसरी चीज, और इंट्रोस्पेक्टिव चौथी चीज है, ठीक है। फीलिंग मिसअंडरस्टूड बाय दोज अराउंड हर, और वो उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो वो लोग समझ ही नहीं रहे जो मेरे आसपास है, मतलब उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड सर्कल वगैरह। अर्न्स फॉर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी रेजिस्टिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और वो क्या चाहती है, भाई मुझे आजादी दे दो, जीने दो मुझे, ये बंधन खत्म कर दो, मेरे को सोसाइटी के नॉर्म्स के तरह नहीं जीना है, मुझे एक फ्री इंडिविजुअल की तरह जीना है। तो ये हो गया मदर का करेक्टर और ये हो गया अमेंडा का करेक्टर। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही दो चीजें आपके काम आने वाली है एग्जाम में जब आंसर लिखोगे। तो मदर की पर्सनैलिटी और अमेंडा की पर्सनैलिटी आपसे बार बार पूछा जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इसको नोट जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं स्टैंजा वाइज एक एक लाइन और एक एक वर्ड को। क्लियर? तो ये बहुत अच्छी पोएट्री है, इसको रिदम में बोलोगे ना, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको ये पोएट्री ऐसे नहीं पढ़नी जैसे हम बाकी पोएट्रीज पढ़ते हैं, इसको रिदम में पढ़ना है, ठीक है। रिदम, लय, ताल के साथ, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक। तो लेट्स बिगिन विद इट। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda. Again, don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda. ठीक, तो ये जो स्टैंजा 1 है ये मदर कह रही है, मदर टू हर डॉटर, ठीक है। मदर कह रही है अपनी डॉटर को, क्या कह रही है? इन द फर्स्ट स्टैंजा बिगिन विद द मदर रिमाइंडिंग अमेंडा नॉट टू बाइट हर नेल्स, क्या? नॉट टू बाइट हर नेल्स एंड टू सिट अप स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ स्लाउचिंग। अब यहां सर स्लाउचिंग का क्या मतलब है? स्लाउचिंग का मतलब हो गया झुककर बैठना, ठीक है। मतलब ऐसे हम झुककर बैठते हैं ना तो कमर पीछे हो जाती है, स्ट्रेट बैठना है। टीचर्स भी आपको है सीधे बैठो, कमर सीधी, पेरेंट्स भी ये कहते हैं अरे कैसे बेड पे बैठे हो तो कमर झुका के बैठे हो, नहीं, स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल सीधा। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट स्टैंजा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, सिट अप स्ट्रेट एंड डू नॉट स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। क्लियर? अब यहाँ एक वर्ड है हंच योर शोल्डर्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो ये पूरा फ्रेज है, इंग्लिश का फ्रेज है जहां पे हंचिंग मतलब हो गया ऐसे, जब हम अपने कंधों को ऊपर कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड हंच योर शोल्डर्स। ओके, सो दैट इज अ फ्रेज एंड एक हमारा स्टाइल भी हो गया। क्लियर? अब स्टैंजा 2 किसका है? ये अमेंडा की इमेजिनेशन है। देखो यहां पर क्या है, ये अमेंडा का इमेजिनेशन है, ठीक है। अब उसकी मम्मी उससे बात कर रही हैं, लेकिन अमेंडा अपने ही इमेजिनेशन में खोई हुई है। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अगेन देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ये तो है वो स्टैंजा जो हमारे बुक में लिखा हुआ है, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? दैट द वर्ड्स ब्रैकेट्स रिफ्लेक्ट इन द साइलेंट थॉट ऑफ अमेंडा, शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ हैप्पी मरमेड। अब मरमेड क्या होता है? मरमेड मतलब मछली की रानी,
ठीक है, जल परी। क्लियर, ड्रिफ्टिंग फ्रीली मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हरसेल्फ इन द एमेराल्ड ग्रीन सी। अब यहाँ पे एमेराल्ड ग्रीन सी क्या है? एमेराल्ड मतलब हो गया यहाँ पे बिग, बड़ा, विशाल, ठीक है। अब ग्रीन सी तो सर ब्लू होता है, ग्रीन क्यों? क्योंकि नीचे जहां पे समुद्र के अंदर वहां पे ग्रीन कलर के क्या होते हैं? पौधे होते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही हुआ है प्रोसेस। तो अंदर जब वहां पे समुद्र के नीचे जो जीव जंतु हैं वहां पे भी पेड़ पौधे हैं, तो उसका जो कलर है वो बताया है कि एमेराल्ड ग्रीन सी है। She feels suffocated in the real world and finds solace in the world of imagination. वो अब क्या कर रही है? सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन मतलब उसको घुटन हो रही है उस संसार के अंदर कि भाई मेरे को इस नियम कानून में नहीं रहना, मैं जो चाहूं वो करूं, और वो अपने आप को अपने इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा खुश पा रही है। क्लियर? तो देयर इज अ लैंग्वेज एमेराल्ड सी, लैंग्वेज भी वही हो गया, ठीक है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है सोल इनहैबिटेंट, ठीक है। तो सोल इनहैबिटेंट का मतलब हो गया अकेला, कि वो अकेली ही रह रही है। यहाँ पे क्या है? फ्रीली ऑल बाय हरसेल्फ। तो इसका मतलब ये है सोल इनहैबिटेंट कि वो अकेले ही उस पूरे विशाल समुद्र में अकेले रह रही है। कैसे? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक ऐसी मरमेड, एक ऐसी जल परी जो धीरे धीरे आगे चलती जा रही है और किसी से परवाह नहीं है उसको, ठीक है। थर्ड स्टैंजा में अगेन मदर जो है वो बच्चे को डांट रही हैं, ठीक है। मदर किसके लिए बात कर रही है? मदर टू अमेंडा, ठीक। अब वो अमेंडा को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? डिड यू फिनिश योर homework Amanda? Did you tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoes Amanda. तो पहली लाइन में उसने क्या बोला मदर ने कि वो होमवर्क तुमने कंप्लीट किया या नहीं किया, तुमने अपना कमरा साफ किया या नहीं किया, और हो सकता है मैंने तुम्हें ये भी बोला है कि भाई अपने शूज को भी क्लीन करना है। तो यहाँ पे अगेन पहला वर्ड क्या आया था जब हम लोग बात कर रहे थे मदर के कैरेक्टर के बारे में? अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी दिखा रही है, अपने बात को बता रही है भाई मैंने तेरे को ये बोला था ना, तूने ये नहीं किया, ठीक है। द मदर टेल्स अमेंडा टू फिनिश हर होमवर्क एंड टू टाइडी हर रूम इन द फोर्थ स्टैंजा. She also reminds her to clean her shoes. She tries to guide Amanda to develop good habit and curb her escapist attitude. Escapist attitude मतलब कि हर एक चीज, हर एक काम से बचकर भागने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस तरीके से उसने अपनी चीजों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज, अब अगेन स्टैंजा 4 जो है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शा रहा है अमेंडा का इमेजिनेशन, अमेंडा का इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन ऑफ अमेंडा। आई एम एन ऑर्फन, आई एम एन orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब दोबारा से पढ़ते हैं। I am an orphan. अब ये imagination है, दोबारा बोल रहा हूं मैं कि ये क्या है? अमेंडा की imagination है। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The silence is golden, the freedom is sweet. अब इन रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स? जो उसकी मदर ने अभी बोला ना, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट यू हैड क्लीन योर शूज अमेंडा। तो उसके बारे में क्या बता रही है? अमेंडाज माइंड अर्न्स फॉर फ्रीडम। क्या चाहती है वो? फ्रीडम चाहती है। शी इमेजिन हरसेल्फ एज एन ऑर्फन। अब वो कैसे अपने आप को सोच रही है? ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ। अपने आप को क्या सोच रही है कि वो अब अनाथ ऑर्फन है। बेयर फुटेड, बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर, जिसमें कोई चप्पल नहीं, कोई जूते नहीं है। इन द स्ट्रीट, कहां पर चल रही है वो? सड़क पर। अब क्यों उसने ये बोला बेयर फीट? कि भाई बेयर फीट होंगे, गंदे होंगे, अच्छे होंगे, उसके हैं, उसको अब जूते साफ करने की टेंशन नहीं है। शी इज फ्री फ्रॉम दैट वर्क, ठीक है। तो जब वो अपने जूते साफ करने से हट गई, साइलेंटली क्रिप्टिंग पैटर्न्स इन द सॉफ्ट डस्ट, और धीरे धीरे अपने पैरों से क्या साफ मारती जा रही है? पैर किसमें?
मिट्टी के अंदर कि ज्यादा गंदे होंगे, मेरे होंगे, मुझे जूते नहीं उतने साफ करने पड़ेंगे। तो ये उसका माइंड सेट है, ठीक है। शी एंजॉयज द साइलेंस इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स कांस्टेंट नैगिंग वॉइस। अब वो चाहती है कि भाई मुझे थोड़ी देर शांति दे दो, थोड़ी देर शांति दे दो, मुझे इस टेंशन में मत रखो, ठीक है। शी फाइंड्स द इंडिपेंडेंस स्वीट। वो चाहती है क्या कि इंडिपेंडेंस, आजादी उसके लिए अच्छी है। एज शी डजंट हैव टू लिव हर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स विशेस। क्यों? क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स के विशेस के साथ नहीं जाना है, ठीक। अब दोबारा से इस पर आते हैं। देखो यहाँ पर उसने क्या सोचा है अपने आप को, ऑर्फन, रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पे चल रही है, वो आगे बढ़ती जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, द साइलेंस इज गोल्डन। उसके लिए साइलेंस गोल्डन है भाई, उसे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो अरे अरे यार भाई थोड़ी देर शांति दे दो, मेरे को थोड़ी देर आराम करने दो, मैं तुम्हारी इन बातों से बाहर निकलना चाहती हूँ। और उसके लिए फ्रीडम क्या है, स्वीट है, बहुत मीठा है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं, उसे बस आजादी चाहिए और थोड़ी देर शांति चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा 5। अगेन यहाँ पर फिर से मदर आ गई, भाई कितना डांटेंगी इसकी मम्मी इसको। तो इसकी मदर फिर से आ रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर द एकन अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एकन अमेंडा, will you please look at me when I am talking to you अमेंडा। मदर कह रही है कि भाई चॉकलेट नहीं खानी, ठीक है भाई, अपने जो चेहरे पर दाने हो रहे हो उसकी ओर ध्यान दो, और क्या तुम मेरी ओर देखकर बात करोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अमेंडा डांट रही हो उसको, ठीक है। इन द 5th stanza the mother focuses on external beauty and tells Amanda to abstain from eating chocolates। external बाहरी फेस का जो रंग है ना उसकी ओर ध्यान दो, मतलब तुम्हारे फेस पे ज्यादा मीठा खाओगे ना तो दाने निकल आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर। इट वॉज बैड फॉर हर एकन इन हर एडोलसेंट ईयर्स, क्योंकि बच्चों को आ जाते हैं ना पिंपल्स वगैरह, तो वो कह रही है कि अगर तुम ज्यादा मीठा खाओगी तो ये पिंपल्स बढ़ जाएंगे, सो स्टॉप दैट, स्टॉप ईटिंग चॉकलेट्स। शी कमांड्स अमेंडा टू लुक अप एट हर, शी कमांड्स अमेंडा टू लुक अप एट हर व्हेन शी स्पीक्स टू हर, और वो उसको बोलती है कि भाई तुम मेरी ओर देखना ना, मैं जब तुमसे बात कर रही हूं तो लुक एट मी। द मदर फेल्स टू रियलाइज दैट इट इज हर ओवरबियरिंग प्रेजेंस दैट इज इनहिबिटिंग द कॉन्फिडेंट डेवलपमेंट ऑफ हर डॉटर। लेकिन मदर यहां पर क्या भूल गई कि वो जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चे के अंदर, कि बार बार डांटने से जो उसका कॉन्फिडेंस है ना बच्चे में, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उतना मत डांटो कि बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी खत्म हो जाए, समझाना है, डांटना नहीं, क्लियर। नेक्स्ट इज I am Rapunzel, I have not a care. Life in Tar is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. I am Rapunzel. Rapunzel की कहानी सुनी हुई है ना, कि एक राजकुमारी थी, उसको एक चुड़ैल ने एक टावर में बंद कर दिया, ठीक है, और उसको किसी से भी मिलने जुलने नहीं दिया। लेकिन रेपिंजल के ना जब वो चुड़ैल को आने होता था तो वो रेपिंजल के बालों के जरिए उसमें आ जाती थी, ठीक। तो एक दिन क्या होता है कि रेपिंजल अपनी आजादी के लिए देखती है कि वो दूर से कि उसको एक राजकुमार दिखाई देता है, वो अपने लंबे से बाल नीचे टावर के नीचे गिरा देती है, और वो जो राजकुमार होता है वो उसी की रस्सी समझकर बालों की और उसको छुड़ाकर ले जाता है, ठीक है। तो आई एम रेपिंजल, आई हैव नॉट अ केयर, कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब वो रेपिंजल कहाँ थी, वो राजकुमारी एक बड़े से टावर में, ठीक, कैद थी। तो अमेंडा भी चाहती है कि वो कैद में रहे, एक टावर में रहे जहां पर उसकी लाइफ ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल मतलब अकेली, रेयर बहुत ही अलग है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो ये बता रही है कि भाई अब मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी आजादी पाने के लिए, मतलब वहां से निकलने के लिए। तो ये समझ रहे हो कि उसका माइंडसेट क्या है, वो अपने सराउंडिंग से इतनी ज्यादा परेशान है कि वो अकेले ही जिंदगी काटना चाहती है। अमेंडा ड्रिफ्ट्स टू द लैंड ऑफ फेरी टेल्स। अब फेरी टेल एक कहानी, परियों की कहानी में चली गई, और वो एक फेरी टेल कैरेक्टर रेपिंजल के बारे में जान रही है, who had golden long hair. Rapunzel was locked up in a tower by a witch who acted as her mother. तो उसने बताया कि भाई वो एक चुड़ैल ने उसको बंद कर दिया था। अब वो सोच रही है कि ये जो बंद कर दिया ना मेरे को घर में, वो तो मेरी मदर है ना, समझ रहे हो ना कैसे। The tower
tower did not have any stairs and the witch used to climb up to the tower using Rapunzel's hair, क्योंकि Rapunzel के बाल बहुत लंबे थे, अभी मैंने बताया अभी। Amanda thought that living in the tower would be peaceful and unique, और Amanda सोच रही है कि उस टावर में रहना बहुत ही अलग होगा। She however pledges never to let her bright hair down, और वो हमेशा ये सोचती है कि भाई मैं इस ब्राइट हेयर को नीचे नहीं गिराऊंगी ताकि कोई भी बंदा उस टावर में आकर मेरे पीस, यहाँ पे पीस है ना, शांति, मेरी शांति को खत्म ना करे। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो स्टैंजा वाइज, ताकि आपको ये रिवाइज करने में इजी हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 7। यहाँ पर अगेन मदर आ गई है। स्टॉप दैट स्कल्किंग एट वंस अमेंडा, फिर से उसको डांट रही है। स्टॉप दैट स्कल्किंग अमेंडा, यू आर इन ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। तो ये नीचे देखना बंद करो, ये कैसे बैठी हुई हो तुम, सल्किंग मतलब उदास होकर क्यों बैठी हो। ठीक है, एंड अमेंडा तुम हमेशा मूडी रहती हो, और कोई भी ये सोचेगा कि यार मैं तुम्हारे को हमेशा नैगिंग करती हूँ, नैगिंग मतलब डांटती हूँ, तो तुम्हें भी लग रहा है भाई कौन डांट रहा है और कौन नहीं डांट रहा। इन द लास्ट स्टैंजा हर मदर रिब्यूक्स हर, मतलब उसको फिर लास्ट में एक बार ही बोलती है सल्किंग एंड ब्लेम्स हर फॉर बीइंग मूडी। सल्किंग मतलब वो डिप्रेशन में जा रही है, उसको ऐसी मदर को लगता है कि यार ये उदास ही क्यों रह रही है, हमेशा डिप्रेशन में क्यों रहती है और तुम हमेशा मूडी क्यों हो। शी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स वुड थिंक अबाउट हर, वो हमेशा ये सोचती है उसकी मदर की भाई दूसरे लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तू वैसी क्यों है ना। she says that looking at Amanda's looks and behavior people might think that she was nagging mother। तो उसने कहा कि भाई अगर तुम कोई मेरे को इस तरीके से देखेगा कि मैं तेरे से बात कर रही हूँ, तो हमेशा क्या सोचेगा यार ये इसकी मदर हमेशा डांटती ही क्यों है, जबकि मदर को लग रहा है कि मैं उसको समझा रही हूँ। तो ये लैंग्वेज का फर्क हो गया ना, कि समझाने की लैंग्वेज और डांटने की लैंग्वेज में अंतर होता है। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स दैट इन हर सबकॉन्शियस माइंड शी इज अवेयर दैट द साइलेंट डेफिनेंस डेवलपिंग इन हर डॉटर इज एन आउटकम ऑफ हर नैगिंग। अब उसके मदर के दिमाग में कहीं ये बात आ चुकी है कि अगर लड़की जवाब नहीं दे रही, अगर वो बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि भाई बार बार टोकने की वजह से शायद इसने चुप होना सीख लिया है। क्लियर, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारी पोएट्री है क्लास 7 फर्स्ट फ्लाइट अमेंडा, जिसमें 7 स्टैंजास हैं। ठीक है, और हर स्टैंजा की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना, ताकि जब भी आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने बैठे तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना हो। ठीक, अब राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम है AABACC। ठीक, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, द लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ठीक है, तो AABACC इसकी राइमिंग स्कीम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो इस पोएट्री में पहला पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है एनाफोरा। क्या हो रहा है, एनाफोरा, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे पहले लाइन में डोंट आ रहा है, यहाँ पर भी डोंट आ रहा है, यहाँ डिड आया और यहाँ डिड आया। ठीक है, तो जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, डोंट डोंट डिड डिड। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है हमारा पोएटिक डिवाइस जिसको हम कह रहे हैं मेटाफोर। क्या बोलते हैं, मेटाफोर। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। एमेराल्ड सी, द ग्रीन कलर ऑफ सी इज इनडायरेक्टली कंपेयर टू एन एमेराल्ड। एमेराल्ड मतलब हरे रंग का हीरा, मोती। मरमेड, शी कंपेयर्स हरसेल्फ टू इमेजिन वाटर बीइंग। अब वो उसने अपने आप को कैसे कंपेयर किया है, एक जल परी के हिसाब से। ऑर्फन, कि वो हमेशा ऑर्फन की तरह जीना चाहती है। और साइलेंस इज गोल्डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने कंपैरिजन दिया है कि भाई मेरे लिए जो शांति है वो सुनहरी है। ठीक है, फिर है फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज एज प्लीजेंट एज द टेस्ट ऑफ स्वीट थिंग। क्योंकि अभी जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तब भी मैं बता रहा था ना कि उसके लिए फ्रीडम वैसा है जैसे कि कुछ मीठा हो। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड। जैसे स्टॉप में एस, स्लाउचिंग में एस, सेट में एस, स्ट्रेट में एस, तो बार बार एस का साउंड रिपीट हुआ है। ठीक है, रिपीटिशन क्या है, जैसे अमेंडा जो है बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड। इसके बाद आता है एल्यूजन,
रेफरिंग टू सम अदर वेल नोन पर्सन और थिंग, जैसे रेपिंजल, रेपिंजल के बारे में कंपैरिजन में भी आया। और रेपिंजल क्या है, ये एल्यूजन भी है जब हम किसी फेमस प्लेस या थिंग को लेकर आते हैं। अब ये देखो, आपको पिछले जो हमने पोइट्री करी थी टाइगर इन द जू, उसमें भी ये आपको मिलेगा रेफरेंस, ठीक है। इमेजरी, जब इमेजिनेशन में चली जाती है तो यहाँ पर जो हमारा करेक्टर है अमेंडा, वो बार बार इमेजिनेशन में ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर है, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स देयर इज लैंग्वेज एमराल्ड सी पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माय हर्श बेयर फीट। तो कहीं पर भी अगर वो इमेजिनेशन में, रेपिंजल है तो वो इमेजिनेशन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं, क्लियर। अब बिल्कुल लास्ट दोबारा से सारे स्टैंजास पे चलते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज इसमें, एक चीज हम लोग देखते हैं, जैसे स्टैंजा 1, स्टैंजा 1 किसके बारे में है, मदर, किसके बारे में, मदर, क्लियर। स्टैंजा 2 अमेंडा, स्टैंजा 3 अगेन मदर, ठीक है। स्टैंजा 4 अमेंडा, स्टैंजा 5 मदर, ठीक है। स्टैंजा 6 अमेंडा, स्टैंजा 7 अगेन मदर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 1 स्टैंजा 1 3 5 7 ये मदर है, इसमें मदर नैगिंग कर रही है, मदर के कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलता है। और दूसरी जो चीज है, स्टैंजा कौन से रह गए अब हमारे, 2 4 और 6, ये अमेंडा के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक एक वर्ड में भी इनको दें तो आपको स्टैंजा 1 में मदर का कैरेक्टर कैसा लगेगा, नैगिंग, ठीक है, मतलब हमेशा डांटते रहना या अथॉरिटेरियन, ठीक है। और अमेंडा कैसी है यहाँ पर तीनों में, वो है इमेजिनेटिव। तो एक लास्ट अगर हम एक एक वर्ड में इनको डिस्क्राइब करने के लिए आएगा तो इन दोनों के कैरेक्टर को इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये पोएट्री पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी और अपने से रिलेट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएट्री के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुशियां मनाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।